सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्न पत्र हल करने जा रहे हैं और वो मॉडल प्रश्न पत्र झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा प्रमाणित है। जी हां, जैक के द्वारा प्रमाणित मॉडल प्रश्न पत्र सब्जेक्ट सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान। जी हां, ये जो क्लास 10th का सोशल साइंस सब्जेक्ट है इसका मॉडल प्रश्न पत्र इस जैक के द्वारा बोर्ड के द्वारा प्रमाणित प्रश्न पत्र उसको हम लोग आज हल करके देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है इस मॉडल प्रश्न पत्र का, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? प्रश्न को समझ गए? आधा क्वेश्चन का हल मिल गया आपको। समझिए, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, ये सब कुछ सही है, इसलिए हमारा विकल्प चौथा सही होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहां के चांसलर थे? प्रश्न के शब्दों को फिर से समझ लीजिए। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले, यानी जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कौन थे? बिस्मार्क। और बिस्मार्क कहां के चांसलर थे ऐसा पूछा जा रहा है, तो इसका जो उत्तर है वो है प्रशिया। क्या है? प्रशिया, है ना। ये थोड़ा मिसप्रिंट है पेपर में, विकल्प हमारा तीसरा सही हुआ। बढ़िया लग रहा है ना? प्रश्न सही हैं, अच्छे हैं, आ सकते हैं, तैयारी करके रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन यानी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? उस किसान आंदोलन का नाम पूछा जा रहा है साथियों, बिल्कुल मत भूलना, बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न ये। बारदौली आंदोलन, बारदौली आंदोलन दूसरा विकल्प सही। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? यानी ये जो साइमन कमीशन था ये भारत क्यों आया था, काहे आया था? तो उत्तर इसका होगा भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। किसका अध्ययन करने? बोले भारत में संवैधानिक व्यवस्था, यहां भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है ये कैसी है, इसकी कार्यशैली कैसी है, इसको पढ़ने आया था, यानी इसका वो अध्ययन करने आया था। कौन? तो बोले साइमन कमीशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है साथियों, प्राचीन काल में, अभी नहीं, प्राचीन काल में, हां, किस स्थल मार्ग से, स्थल तो जानते हैं आप लोग, स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप, किसका किसका? एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यानी पहले किस स्थल से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था ऐसा कह रहा है प्रश्न। तो वो जो मार्ग था, व्यापार होता था, वो था रेशम मार्ग। कौन था? रेशम मार्ग। दूसरा विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, समझिए। गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया? किस चीज का? बोले गाड़ियों के उत्पादन के लिए। किसके उत्पादन के लिए? गाड़ियों के उत्पादन के लिए। असेंबली लाइन, ये मेन शब्द है। असेंबली लाइन का प्रयोग किसने? अमेरिका में सबसे पहले किसने किया ऐसा कह रहा है प्रश्न। तो आपको बताना चाहेंगे, एक था हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड, यही विकल्प चौथा सही है। हेनरी फोर्ड ने किया था। क्या? गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले इसी ने किया था, हेनरी फोर्ड ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। डॉन ऑफ द सेंचुरी, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? यानी किसका महिमा मंडन, किसका गुणगान है, किसकी चर्चा है, किसका बखान है ऐसा कह रहा है प्रश्न। किसमें? डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में, है ना। तो इसमें है औद्योगिकरण का बखान। किसका है महिमा मंडन? किसका महिमा मंडन है?
औद्योगिकरण का। किसका? औद्योगिकरण का। इसलिए विकल्प हमारा तीसरा सही होगा साथियों। अगला प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न यह भी है, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? ये जो स्पिनिंग जेनी मशीन थी ना, ये जो कताई का काम होता था, कताई का, है ना, आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, बताना चाहेंगे। स्पिनिंग जेनी मशीन ने एक प्रक्रिया जो थी कताई की, है ना, इसमें इस प्रक्रिया में वृद्धि की थी, इसलिए हमारा पहला विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया? बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखना। क्या? भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया? पुर्तगालियों के द्वारा। हाँ, किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था। ठीक, याद रहेगा। अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, गैली क्या है? गैली, गैली पूछा जाता, गैली क्या है? तो जानते हो, ये आपने देखा होगा, प्रिंटिंग प्रेस में एक फ्रेम बनाया जाता है, फ्रेम में अक्षरों को सेट किया जाता है, उसी अक्षरों को जो सेट करने के काम आता है धुलाई फ्रेम कह सकते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? धुलाई, वो फ्रेम है ना, धातुई फ्रेम है, उसके धुलाई के लिए एक धातुई फ्रेम होता है, उसको हम कहते हैं गैली। समझ गए? धातुई फ्रेम जो होता है उसको गैली कहते हैं, भूलना नहीं, पूछा जाए तो उत्तर दे देना। अगला प्रश्न होगा, यदि सरकार के विभिन्न अंगों, कौन कौन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता तो उसे सत्ता का वितरण कहा जाता। यानी इस जगह पे एक शब्द भरा जाना है, उस शब्द के बारे में पूछ रहा है प्रश्न। यदि सरकार के विभिन्न अंगों, कौन कौन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता तो क्या किया जाता? तो कहता है क्षैतिज वितरण कहा जाता। क्या कहा जाता? ऐसा होने पर क्षैतिज वितरण उसको कहा जाता। ठीक, उस बंटवारे को। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में इस समय, करंट टाइम, इस समय है क्या? जानते हो, 28 राज्य हैं और 8 संघीय क्षेत्र हैं। 28 राज्य, 8 संघीय क्षेत्र, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न, यह भी प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? यानी मैक्सिको ओलंपिक जो है ना की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ये जो कहानी है ये अश्वेत शक्ति आंदोलन, अश्वेत शक्ति आंदोलन से संबंधित थी। क्या? मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। चलिए अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न, कंपटीशन में पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो ये जो अनुच्छेद था वो था अनुच्छेद 17। क्या था? अनुच्छेद 17। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लिखा है बॉम सेफ निम्न में से किसका संगठन है? बॉम सेफ, बॉम सेफ, ठीक है ना। बॉम सेफ जो संगठन है ये साथियों सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। किसका है? सरकारी कर्मचारियों का। जी हां। और अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ये पिछला मॉडल हम हल कर रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा। कल वाले मॉडल प्रश्न पत्र को नहीं देखे, देख लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है, चैनल पे पड़ा हुआ है। तो उसमें भी एक प्रश्न आ गया था, उसमें भी उत्तर क्या था? चुनाव आयोग। यानी भारत में जो राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता चुनाव आयोग ही देता है। याद रखना, अगर आ जाए तो ये 1 नंबर आपके हाथ से छूटने ना पाए। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोक जो तांत्रिक सरकार होती है क्या होती है?
उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेदार सरकार होती है, वैध सरकार होती है। अरे भैया, उत्तरदायी सरकार भी होती है, जिम्मेदार भी होती है, वैध भी होती है। तो जब तीनों सही तो विकल्प हमारा चौथा सही, उपर्युक्त सभी हो गया। ठीक, अगला प्रश्न, वो भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? प्रश्न बहुत बढ़िया, अरे बढ़िया होगा ये प्रश्न, कोई ऐसा वैसा थोड़ी ना है, ये बोर्ड का प्रश्न है। ठीक है, क्या है? लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला, यानी दो चीजें, राजनीतिक सुधार और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम है, अधिनियम श्रेष्ठतम है यानी अच्छा है, वो है आपका सूचना का अधिकार। क्या है? सूचना का अधिकार राजनीतिक सुधार और सशक्त बनाने वाला सबसे अच्छा श्रेष्ठतम अधिनियम है, ऐसा इस प्रश्न में था, जिसका उत्तर था सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, काम का प्रश्न है। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं? यानी ये सब कुछ दिया हुआ है, कह रहा है इसमें किसमें महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, है ना? तो भैया आज की स्थिति यह है कि लोकसभा में सुरक्षित है, विधानसभा में भी आरक्षित है, पंचायती राज में भी आरक्षित है, इसलिए हमारा विकल्प चौथा सही हो गया। यानी राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं, वो है लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज, उपर्युक्त सभी में आरक्षित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नर्मदा बचाओ, क्या बचाओ? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? पिछले में पूछा गया इसका संबंध किससे था, और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है इसका नेतृत्व किसने किया था, ऐसा कहा जा रहा है। रट लेना, याद कर लेना, बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लेना। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व जो है मेधा पाटेकर ने किया था। किसने? मेधा पाटेकर का। कभी कभी ऐसा भी पूछ दिया जाता है मेधा पाटेकर का नाम किससे जुड़ा है, किससे संबंधित है, तब जवाब होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? याद रखना यह शब्द है समाप्यता के आधार पर। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? यह भी समझ लीजिए, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। ठीक है ना, यहां पे गैर भी कभी कभी मिल जाता है, तो ये दो होते हैं। ठीक है ना, इसलिए दो। अगला प्रश्न है, किस राज्य में काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? ऐसे प्रश्न को पढ़ो, कभी पढ़ने में अगर गलती नहीं करोगे तो आपका दिमाग सही उत्तर की तरफ जरूर जाएगा। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो आपको बताना चाहेंगे राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता को, किसको? जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? जैव विविधता को कम करने वाले कारक पूछा जा रहा है। वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल। बताना चाहेंगे इसमें सभी कारक हैं, इसलिए विकल्प चौथा डी सही हो गया बच्चों। अगला प्रश्न, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? यानी जो बहुउद्देशीय, एक उद्देशीय नहीं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन। अरे भैया, बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं होती है ना, बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं होती हैं उनमें बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, ये सब काम करते इसका है, इसलिए चौथा विकल्प हो जाएगा। सभी लाभ हैं। ठीक है ना, अगला देखिए, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं?
चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो ये जानते हो, ये रोपण फसलें हैं, रोपण। तीसरा विकल्प, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना रोपण फसलें हैं। ठीक है ना? याद रखना भैया, भूल नहीं जाना। इस बार नंबर बेहतर आने चाहिए आपके। अगला प्रश्न है, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो धान की जो खेती होती है वो होती है खरीफ, इसलिए विकल्प पहला सही। अगला प्रश्न, निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? यह भी प्रश्न अगर आपको नहीं आता है तो एक बार पढ़ लीजिए, वैसे जरूर आता होगा। जो कोयले की खाने हैं इनमें से, है ना, झारखंड में है आपका बोकारो। ठीक ना? कहां है? बोकारो, इसलिए दूसरा विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? क्या है? बोले आधारभूत उद्योग है। तो जो आधारभूत उद्योग है इन विकल्पों में से वो है लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, आधारभूत उद्योग ये हो गया। अगला प्रश्न है, कारखानों द्वारा निष्कासित, यानी जो कारखानों द्वारा निकला हुआ 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? यानी जो कारखानों से अपशिष्ट निकलता है, यदि 1 लीटर हो तो कितने लीटर पानी को खराब कर देगा? ऐसा प्रश्न समझ लीजिए। अपशिष्ट कितना गुना जल को दूषित कर देता है? उत्तर तो इसमें है 8 गुना। बहुत जगह पढ़ने को मैंने पाया कि 8 गुना से ज्यादा 10 भी होता है, लेकिन हमें जहां तक लगता है अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप 8 गुना में अगर टिक लगा के, जी हां टिक लगाने की बात कह रहे हैं, टिक लगाने के बाद आपको उत्तर पुस्तिका में भी वो शब्द लिखना पड़ता है कि ये विकल्प सही है। अगर लिख के आएंगे तो आपका उत्तर काटने वाला कोई नहीं, नंबर आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यानी नीचे 4 कथन दिए हुए हैं सड़क परिवहन के बारे में, इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो नहीं है, यानी असत्य है, झूठा है, बाकी 3 सत्य हैं। तो सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराती है, बात तो सही है। उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, बात तो सही है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, बात तो यह भी सही है। फिर गलत क्या है? तो रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक, ये गलत है। रेलवे की अपेक्षा लागत इसमें ज्यादा थोड़ी ना होती है सड़क परिवहन में, यही गलत है। यानी उत्तर हमारा यही सही है, चौथा सही है। मानव विकास, अगला प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट की देशों की तुलना किस आधार पर करती है? कौन? बोले मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो जो तुलना करती है स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, यानी उत्तर हमारा सही हुआ चौथा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? यानी आगे वाली जो पीढ़ी है उसकी को परिभाषित करने के लिए कौन है इसमें? तो बोला धारणीय विकास। कौन? धारणीय विकास, सही हो गया। अगला प्रश्न है, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, कहां? सरकारी अस्पताल में। बस यहीं से समझ जाओ सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है। अब जानना चाहता है जो सरकारी अस्पताल है उस किस क्षेत्र में है? तो ये जो सरकारी अस्पताल होता है ये होता है तृतीयक क्षेत्र। किसमें? तृतीयक क्षेत्र में। विकल्प में तृतीयक क्षेत्र है नहीं, लेकिन बताना चाहेंगे सरकारी अस्पताल जो हैं ये इन संगठित भी होते हैं, है ना? ये जो इनकी गतिविधि है वो संगठित भी है, इसलिए तृतीयक न होने पर हम चौथा विकल्प करेंगे संगठित, यही उत्तर इसका होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल हैं? सेवा क्षेत्र में इनमें से किस प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं? तो परिवहन, संचार और बैंकिंग,
क्या? परिवहन, संचार और बैंकिंग ये क्या है? सेवा क्षेत्र में शामिल है। ठीक है ना? चलो तीसरा सही हो गया। अगला प्रश्न, यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? तो इसमें विनिमय का मतलब आदान प्रदान। पहला विकल्प है एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। उत्तर भी यही सही होगा। सभी विकल्प हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं ताकि आपका समय कम लगे। ठीक, विकल्प पहला सही था। अगला प्रश्न, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? तो जो व्यापारिक बैंक होती है उसका जो कार्य है साख निर्माण करना, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, सभी हैं। इनमें से सभी उत्तर सभी हैं। ठीक ना? अगला प्रश्न देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है क्या? बोले एक से अधिक। क्या होता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक से अधिक देशों पर उत्पादन पर नियंत्रण होता है। विकल्प तीसरा सही हो गया। अगला प्रश्न, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? फोर्ड मोटर जो है ना, ये अमेरिका की कंपनी है। ठीक। अगला, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? हॉलमार्क, देखिए हमारी आपकी माँ बहनें जब कोई सोने या चांदी का ऐसा वस्त्र खरीदने जाती हैं तो बोला जाता है हॉलमार्क लगा है कि नहीं? तो इसका उत्तर हुआ आभूषण। क्या होगा? आभूषण पर ही हॉलमार्क प्रमाणिक यानी उसकी अच्छाई के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए लगाया जाता है, इसलिए आभूषण सही होगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस याद करना 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और यदि ऐसा प्रश्न आता है तो आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। और इस मॉडल प्रश्न पत्र में प्रश्नों की जो क्वालिटी थी, प्रश्नों का जो स्तर था, प्रश्नों में एक अपनी खूबी थी, उसको पढ़ने के बाद में आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए।